नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है, जिसको हम हिंदी ऐच्छिक भी कह देते हैं। तो जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है बच्चों, तो इस प्री बोर्ड एग्जाम में जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन जो है, यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन जो आपके इस सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव्स, इससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बनते हैं ना, उन सभी प्रश्नों को जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, ताकि आपका जो है फायदा हो और आपके प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। और एग्जाम देने से पहले आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा ध्यान से देख के जाएं, ताकि आपका फायदा हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, इस वीडियो में जो है ना, मैंने आपके लिए जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का, इसमें जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, यानी जो हर साल आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन प्रश्नों को लिया है ताकि आपका फायदा हो, ठीक है। मतलब ऐसे प्रश्न लिए जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो टोटल आपकी दो पुस्तक है, पहली पुस्तक है अंतरा, ठीक है, और दूसरी आपकी पुस्तक है अंतराल, ठीक है। तो दोनों पुस्तकों में से जो है आपके जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उन सभी हम इंपोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं अंतरा बुक, ठीक है, यानी जो आपकी अंतरा बुक है, इसमें से क्या आपका इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका इसमें से इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मैंने भ्रमबस, ठीक है। आप देखिए एक बार प्रश्न, देखो इसमें आपका इंपोर्टेंट प्रश्न पहला बनेगा हमारा, मैंने भ्रमबस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि बच्चों, ये जो पंक्ति आपके सामने, मैंने भ्रमबस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, तो ये पंक्ति का भाव क्या है, यानी ये पंक्ति क्या क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके आया है देवसेना गीत, जो आपका सबसे पहला चैप्टर है उससे आया है, ठीक है, देवसेना गीत से आया। तो इसका उत्तर क्या होगा, किस प्रकार से आपका इसका आंसर लिखना है वो समझते हैं। देखो, इन पंक्तियों में देवसेना ने अपने दुखों का वर्णन किया है। आप सभी को पता है जो आपका देवसेना गीत है, उसमें क्या होता है कि देवसेना दुखी होती है। क्यों? तो जो देवसेना का जो प्रेमी होता है स्कंदगुप्त, वो जो है किसी और से प्यार करता है, विजया से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो देवसेना के साथ धोखा हो रहा है, तो देवसेना ने अपने दुखों का वर्णन किया है और कहा है कि मैंने स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन रूपी कमाई को खो दिया। यानी देवसेना ने यह कहा कि जो उसकी जो जीवन रूपी जो कमाई थी, उसने स्कंदगुप्त के वहम में, उसके स्कंदगुप्त का जो उसका प्रेम था ना, उसके वहम में खो दिया। कैसे? तो देवसेना जो है स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, और देवसेना ये सोचती थी कि स्कंदगुप्त भी जो है वो देवसेना से प्यार करता है, और देवसेना जो है स्कंदगुप्त के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन जो है ना, स्कंदगुप्त जो है वो किसी और से, यानी विजया से प्यार करता था। तो क्या ये मतलब देवसेना के साथ कहने के धोखा हुआ? इसलिए देवसेना पे कहती है कि मैंने जो अपनी जीवन रूपी जो कमाई है वो इस प्रेम के भ्रम में लुटा दी, ठीक है। अर्थात देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो विजया से प्यार करता था, ठीक है। यानी स्कंदगुप्त जो है वो विजया से प्यार करता था, लेकिन जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी। तो क्या यहाँ पे मतलब देवसेना को एक आशा थी कि जो स्कंदगुप्त जो उससे प्यार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी जो है उसने अपना पूरा जीवन जो है प्रेम के भ्रम में जो है पूरा लुटा दिया, ठीक है, जिस कारण देवसेना की इच्छा एक भीख के रूप में लुट गई। देखो, इस भाव यही है कि देखो, भीख लुटाई, भीख किसे कहते हैं? मतलब ऐसे ही दान कर देना, किसी चीज को ऐसे व्यर्थ में दे देना, ठीक है। यानी कि देखो, पूरी जो देवसेना है पूरे जीवन भर तपस्या करती रही स्कंदगुप्त को पाने के लिए, लेकिन अंतिम समय में जो स्कंदगुप्त है उसने देवसेना को दे दिया धोखा, ठीक है। और स्कंदगुप्त जो है वो धन कुबेर की जो बेटी है विजया, उससे प्यार करता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देवसेना के साथ धोखा हुआ, और देवसेना जो इतने दिन तक जो है स्कंदगुप्त का इंतजार करती रही, उसकी राह देखती रही कि स्कंदगुप्त से प्यार करेगा, वो उसकी राह जो है कहीं ना कहीं असफल सिद्ध हुई, ठीक है। इसलिए कहा गया कि जो देवसेना की जो है ना, जो भी संचित जो भी सुख के पल थे, जो उसकी जवानी थी, वो सारी ऐसी लुट गई। क्यों? क्योंकि वो पूरे जीवन भर तपस्या करती रही स्कंदगुप्त को पाने के लिए, लेकिन अंतिम समय में स्कंदगुप्त ने उसे धोखा दे दिया। समझ गए आप? ठीक है, मैंने आपको विस्तार से बता दिया, आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अगला आपका प्रश्न बनता है इस बुक से इंपॉर्टेंट कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। ये भी आपका जो है देवसेना गीत से ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ जाता है। देखो, कवि ने जो है आशा को बावली क्यों कहा है? तो कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि जब मनुष्य प्रेम में किसी के प्रति आशा रखता है, तब जब उसका प्रेमी उसे धोखा दे देता है, तब मनुष्य को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ठीक इसी प्रकार देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम की आशा रखी थी।
जो देवसेना है ना, उसने स्कंदगुप्त के प्रति एक प्रेम की आशा रखी थी, और जब स्कंदगुप्त ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया, और जब आपको पता है स्कंदगुप्त ने जो है उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब देवसेना बहुत ज्यादा बुरा लगा देवसेना को। ठीक है, यहाँ पे मेरे को मतलब आपको समझाता हूँ। देखो प्रश्न क्या हमारा कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। तो देखो बावली या बावला का मतलब यही होता है कि किसी चीज के प्रति इस तरह से पागल हो जाना और वो चीज आपको मिलेगी भी नहीं। जैसे मान लो आप ऐसा मेहनत कर रहे हो जो आपको प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लो आप जो है डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आपको बनना है टीचर, तो क्या आप डॉक्टर की पढ़ाई करके टीचर बन सकते हो? या आप टीचर की पढ़ाई कर रहे हो और आपको डॉक्टर बनना है तो नहीं बन सकते। मान लो कोई व्यक्ति जो मान लो वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उसको बनना टीचर है, तो क्या है, उसको कितना भी मेहनत कर ले लेकिन वो टीचर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो जो है उसको पता नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार जो है जो उसकी आशा थी, किसकी? तो देवसेना की आशा। देवसेना की आशा क्या थी कि जो है स्कंदगुप्त जो है उससे प्यार करता है देवसेना से, लेकिन जो है उसकी आशा थी कि वो उससे प्यार करेगा, लेकिन जो है उससे प्यार नहीं करता। वो फालतू में जो है देवसेना जो है स्कंदगुप्त के पीछे पड़ी जाती है। इसलिए स्कंदगुप्त को जो देवसेना है उसकी आशा को बावली कहा गया, मतलब बिना व्यर्थ का काम करना। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, यह आपका लिया गया कार्नेलिया का गीत। इसके जो हमारे कवि है वो भी हमारे जयशंकर प्रसाद जी है, अब ध्यान रखना। कार्नेलिया का जो गीत है उस कविता में कवि ने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया। आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जो कार्नेलिया का गीत है इसमें भारतवर्ष की जो विशेषता है ना उनका वर्णन बड़े ही विचित्र ढंग से किया गया है। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या है? इसमें प्रश्न हमें यही कह रहा है कि जो कार्नेलिया का गीत जो कविता है उसमें जो कवि है हमारे जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो कवि ने भारत की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। पहली विशेषता क्या है? तो भारत पर जब सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जब सूर्य किरण पहुंचती है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत होता है। ठीक है, यहाँ पर अनजान व्यक्ति को भी सहारा मिलता है। आप सभी को पता है भारत देश जो है वो एक तरह से प्रेम वाला देश है। यहाँ पे एक अनजान व्यक्ति को भी सहारा मिलता है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे देश में जाओगे, किसी मान लो अमेरिका में जाओगे, कहीं और दूसरे देश में जाओगे, तो आपको एक वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, बहुत चीज चाहिए, तो आप जा सकते हो। लेकिन भारत में जो है हर एक आदमी को आना अलाउ है, बिल्कुल सबको सहारा मिल जाता है। यहाँ के लोग दया और करुणा से भरे होते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो दयालु होते हैं, एक दूसरे के प्रति दया की भावना रखते हैं और बहुत ही ज्यादा दयालु होते हैं। भारत की संस्कृति महान है। आप सभी को पता है भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, लेकिन तब भी भारत में एकता है। भारत में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जाति, बहुत सारे लोग, सब चीज बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जो उसकी सांस्कृतिक विरासत है वो कहीं ना कहीं बरकरार है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये विशेषता थी हमारी। अगला हमारा प्रश्न आता है, यह दीप अकेला पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि से विलय क्यों और कैसे संभव? तो पहले मैं आपको अपने शब्दों में समझाता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखो, आपकी जो एक कविता थी यह दीप अकेला, इसका मतलब यही है कि जो दीप है, जिस प्रकार एक दीप जो है वो जो है मान लो एक कमरा आपके पास है, ठीक है, उसमें आप एक दिया जलाओगे तो कितना उजाला करेगा? थोड़ा उजाला करेगा। लेकिन वही आप उसी कमरे में 100 दीपक जलाओगे, 100 दीप जलाओगे तो कहीं ना कहीं उजाला ज्यादा करेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो ये चैप्टर है आपका कविता है, इसमें कवि इस बात की ओर संकेत करता है कि व्यष्टि यानी व्यक्ति, समष्टि यानी समाज, यानी व्यक्ति है और जो समाज है, जब तक व्यक्ति समाज से जुड़ेगा नहीं तब तक ना ही व्यक्ति का विकास होगा और ना ही समाज का विकास होगा। कैसे? आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए जो है एक व्यक्ति है जो टीचर है, ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो आप एक टीचर है और ठीक है, एक व्यक्ति है, और वो टीचर उसको जो है उसको नॉलेज तो है पढ़ाई का, मान लो उसको मैथ्स आता है, ठीक है, मैथ्स का नॉलेज है, लेकिन जब तक वो समाज से जुड़ेगा नहीं, समाज के बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, तो उसका टीचर बनने का क्या फायदा? ठीक है, मतलब जब तक व्यक्ति समाज से नहीं जुड़ेगा तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया कि व्यक्ति को जो है, अब व्यक्ति के अंदर जो गुण है ना उसको जो है अपने समाज के साथ जो है बांटना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति के पास गुण है उसके पास ही हो, बल्कि पूरे समाज में अपने गुण का जो है विस्तार करना चाहिए। ठीक है, यही कहा गया। देखो मैं समझाता हूँ। व्यष्टि का समष्टि से विलय इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक से ज्यादा उजाला नहीं होता, मैंने आपको बताया, एक दीपक आप जब जलाओगे तो ज्यादा उजाला नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार एक अकेला व्यक्ति जो है अपना खुद का विकास नहीं कर सकता, और यदि वह व्यक्ति समष्टि अर्थात समाज से जुड़ेगा तो कोई भी कार्य कर सकेगा, तो व्यक्ति का भी विकास होगा और समाज का भी होगा। जैसे मान लो टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाएगा तो टीचर का विकास होगा, टीचर को पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, और बच्चे का विकास होगा, बच्चे का दिमाग विकसित होगा, बच्चे जो पढ़े लिखे बनेंगे और जागरूक नागरिक बनेंगे। ठीक है,
जिस प्रकार यदि हम एक साथ लाखों दीपक को जलाएं तो उजाला ज्यादा होगा और व्यक्ति का समष्टि से विलय संभव भी है। या व्यक्ति का जो है समष्टि से विलय संभव है, आप सभी को पता है। सीधी सी बात है, आपको जो नॉलेज है ना, कुछ नहीं करना, आपको जो नॉलेज है वो आपको समाज में बांटना है, लोगों को सिखाना है, सीखना सिखाना है, ठीक है, यही होता है। क्योंकि व्यक्ति जो कार्य करेगा या फिर व्यक्ति के अंदर जो गुण है वह अपने गुण को समाज में बांटेगा तो समाज का भी विकास होगा और व्यक्ति का भी विकास होगा। समझ गया, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, खाली कटोरों में बसंत का उतरना, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा समझते हैं। देखो, खाली कटोरों में बसंत का उतरना से हमारा आशय है कि भिखारी को भीख मिलने लग गई है। जब लोग बनारस आते हैं, देखो इसमें क्या होता है ना, बनारस के समय का वर्णन किया गया। बनारस में जब बसंत का महीना आता है, देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रश्न पढ़ो। खाली कटोरों, खाली कटोरे किसको होते हैं? भिखारी को होते हैं। मतलब हर साल भिखारी को भीख नहीं मिलता बनारस में, लेकिन जब बसंत का आगमन होता है, जब लोग वहां पे आते हैं, आएंगे, जाहिर सी बात है दान पुण्य करेंगे, और दान पुण्य करेंगे तो भिखारी को भी कुछ ना कुछ पैसे दे देंगे। यानी खाली कटोरे में बसंत का उतरना, आप शब्दों की गहराई को समझो। यानी बसंत का जो महीना है, उस महीने के कारण ही जो है जो भिखारी है उनको पैसे मिल पा रहा है, इसलिए कहा गया कि खाली कटोरे में बसंत का उतरना। तो इस पंक्ति का क्या भाव है वो हमको बताना है। देखो, खाली कटोरे में बसंत का उतरना से हमारा आशय यही है कि भिखारी को भीख मिलने लगी। जो भिखारी जो पूरे साल खाली बैठे रहते थे, उनको बसंत के महीने में जब बनारस में जब लोग आते हैं तो उनको भीख मिल जाती है, ठीक है। जब लोग बनारस आते हैं तो वे कुछ ना कुछ भिखारी को दान देते हैं, इसलिए कहा गया है कि जब बसंत आता है तो भिखारी की कटोरी भी भर जाती है। मतलब बसंत आएगा तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो दान पुण्य करेंगे, और दान पुण्य करेंगे तो भिखारी का जो खाली कटोरा है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, भर जाएगा। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, छठा, ठीक है। देखो, हारे हूं खेल जितावे ही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है। देखो, ये पंक्ति जो आपका भरत राम के प्रेम से लिया गया है। जब जो है राम जी जो है वनवास की ओर चले जाते हैं, ठीक है, फिर जब चित्रकूट में एक सभा लगती है और सभी लोग खड़े होते हैं, और जब भरत से कहा जाता है कि तुम अपनी बात रखो, तो भरत जो है राम जी के बारे में क्या बताते हैं वो बताया गया। देखो, हारे हूं खेल जितावे ही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है, क्या मतलब मीनिंग है, क्या कहना चाहते हैं भरत। देखो, इन पंक्तियों में भरत जी ने श्री राम के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि उनका स्वभाव जो है वो इतना अच्छा है कि वो तो मुझे खेल में भी जिता देते हैं। यहाँ पे जो है भरत जो है वो श्री राम जी की जो विशेषता, व्यक्तिगत जो विशेषता है उनके बारे में बताते हैं कि जो श्री राम जी जो इतने दयालु हैं कि जब वो जो है भरत के साथ खेल खेलते हैं तो खेल में भी जो है भरत को वो श्री राम जी जीता देते हैं। मान लो भरत अगर खेल में हार भी रहा होता है तो भी जो है श्री राम जी जो है भरत को खेल में जिता देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रश्न हो गया। अब आता है मेरा अगला प्रश्न, सातवां। देखो, सातवां हमारा प्रश्न है कि प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी जो हमारा पाठ है प्रेम घन की छाया स्मृति, इस पाठ के आधार पर जो लेखक है उन्होंने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत, मतलब किस किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखो, इसमें क्या होता है ना, जो लेखक है वो प्रेम घन की छाया स्मृति जो पाठ है उसके अनुसार बताना है हमें ये कि इस पाठ के आधार पर जो लेखक है उसने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया। यानी जो लेखक है उनके पिताजी क्या क्या विशेषता है वो हमें बतानी है, ठीक है। देखो, सबसे पहला विशेषता है उनके पिताजी जो है फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। यानी लेखक के जो पिताजी है वो फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, अच्छे विद्वान थे। वे प्राचीन हिंदी भाषा के प्रशंसक थे। वे फारसी भाषा में लिखी उक्तियों के साथ हिंदी भाषा में लिखी गई उक्तियों को मिलाने के शौकीन थे, ठीक है। वे प्राय रात में सारे परिवार को इकट्ठा कर लेते थे और रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का बड़ा चित्रात्मक ढंग से वर्णन करके सुनाते थे, ठीक है। मतलब सभी लोग घर के परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका का जो पाठ है वो पढ़ के सुनाया करते थे, ठीक है। तो ये हमारा था लेखक के जो पिता है उनकी विशेषता। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, आठवां। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। देखो, आपको ये लघु नहीं मैंने बालक बच गया, इसमें ये बताया गया है कि जो बालक ने जो है, एक बार आपको समझाता हूँ। देखो, बालक होता है, ठीक है,
उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उसको हर चीज़ रटवाया जाता है। तो जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक को ऐसा लगा कि बालक का जो बचपना है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जीवित है, यानी बचपना बचा हुआ है। आप सभी को पता है जो एक बच्चा होता है वो इनाम में क्या मांगेगा? कार तो मांगेगा नहीं, साइकिल तो मांगेगा नहीं, वो क्या मांग सकता है? तो वो लड्डू मांग सकता है। ठीक है, तो लेखक यहाँ पे ये बताया कि जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? तो सीधी सी बात यही है कि लेखक ने सुख की सांस इसलिए भरी क्योंकि जो है लेखक को ऐसा लगा कि जो बालक का बचपन है वो भी बच गया। लेखक दुखी था कि बालक को जो इतना रटवाया गया, इसको इतना ज़्यादा प्रश्न रटवाया गया कि जो है ये, यानी कि इसके जो आयु है इससे ऊपर जो है इसको शिक्षा देने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब बालक लड्डू मांगता है इनाम में तो लेखक खुश हो जाता है कि हाँ चलो बच्चे का बचपना भी बचा हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस इसलिए भरी क्योंकि जब लेखक ने बालक को सभी रटे रटाए प्रश्नों, ठीक है, रटे रटाए प्रश्नों का उत्तर देते हुए देखा तो लेखक चिंतित हो गया। जब लेखक ने देखा कि जो बच्चा है ये रटे रटाए प्रश्नों का उत्तर दे रहा है तो लेखक जो कहने की चिंता में आ गया। ठीक है, इस बालक को इसकी आयु के अनुसार शिक्षा नहीं दी गई, मतलब लेखक हमें बता रहे हैं कि जो ये बालक है इसको इसकी आयु के अनुसार शिक्षा नहीं दी गई है। ठीक है, बल्कि इसको सभी प्रश्न रटवाए गए, इसको जितने प्रश्न को वो सभी प्रश्न को रटवाए गए हैं। और जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक को लगा कि चलो बालक का बचपना भी उसके अंदर जीवित है, इसलिए लेखक ने सुख के साथ भरी। मतलब कि देखो बच्चों ये है कि लेखक ने जो है सुख की सांस क्यों भरी। तो सीधा सा बात यही है कि एक बच्चा होता है उसको हर एक चीज रटवाते हैं और वो रटे रटाए प्रश्नों का उत्तर देता है तो लेखक दुखी हो जाता है। और जब बच्चा इनाम में लड्डू मांगता है तो जो है लेखक कहने की खुशी हो जाता है। ठीक है, लेखक को लगता है कि जो बालक का बचपन है वो कहने की उसके अंदर जीवित है। ठीक है, अब आता है हमारा नवा प्रश्न। ठीक है, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? ठीक है, जो बड़ी बहुरिया है वो अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होगा बड़ी बहुरिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। जो बड़ी बहुरिया है उसकी हालत कहने की बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, इसलिए बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी कि वह इतनी ज़्यादा खराब हालत में नहीं रह पाएगी और वह अपने मायके वालों को अपना ये संदेश बताकर ये कहना चाहती थी कि मायके वाले यहाँ आकर उसे ले जाए। मतलब जो है जो बड़ी बोरिया है उसकी हालत कहने की बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बड़ी बोरिया जो है अपने मायके वालों को बताना चाहती थी कि उसकी हालत कहने की बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जो उनके मायके वाले हैं वो उनको आगे यहाँ से ले जाए। ठीक है, तो ये बड़ी बोरिया का जो है संदेश था। और क्यों भेजा संदेश? क्योंकि जो है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, अब आता है हमारा अगला प्रश्न 10वां। ठीक है, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? ठीक है, यानी शेर का जो मुंह है और जो रोजगार के दफ्तर है इसके बीच क्या अंतर है? ठीक है, तो आपका शेर जो है लघु कथा इससे लिया गया है। ठीक है, कि जो शेर जो है किस प्रकार लोगों को लालच देता है कि आपको यहाँ पे दफ्तर है, नौकरी मिलेगा, फिर लोग उनकी लालच में फंस जाते हैं या वो शेर का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। देखो शेर का मुंह जो है भयानकता का प्रतीक है जबकि रोजगार का दफ्तर नौकरी देने वाला स्थान। आपको पता है शेर का मुंह कहने की डेंजरस है, बहुत ज़्यादा भयानकता का प्रतीक है, जबकि जो है जो रोजगार का जो दफ्तर है वो नौकरी देने का स्थान है। ठीक है, शेर के मुंह में लोग जाते हुए डरते हैं जबकि रोजगार के दफ्तर में लोग हंसते हुए जाते हैं। आपको पता है क्योंकि रोजगार में सबको पैसे मिलते हैं, उनकी जीवन जीविका चलती है। ठीक है, शेर के मुंह में लोग मरने के लिए जाते हैं परंतु दफ्तर में नौकरी के लिए जाते हैं। शेर के मुंह में जो लोग हैं वो मरने के लिए जाते हैं लेकिन दफ्तर में लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं। शेर का मुंह मात्र एक छलावा है वो एवं वहां जाने से धोखा ही मिलता है। शेर के मुंह में जो लोग जाने से धोखा ही मिलता है, एक छलावा है। ठीक है, मतलब शेर जो है कहीं ना कहीं इस लघु कथा हमें बताता है कि जो है शेर लोगों को लालच देता है कि मेरे मुंह में आ जाओ, तुमको रोजा का दफ्तर मिलेगा। हिरन को कहता है तुमको यहाँ पे घास का मैदान मिलेगा, मतलब कहने की दिखावा करता है शेर। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कहा गया कि जो शेर का मुंह भयानकता का प्रतीक है। रोजगार का जो दफ्तर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लोग वहाँ जाते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं। ठीक है, समझ गए आप? आता है मेरा अगला प्रश्न 11वां। ठीक है, कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? यानी जो कुटज है इसको हम गाढ़े का साथी क्यों कहते हैं? ठीक है, देखो इसका आंसर क्या होगा। कुटज को गाढ़े का साथी कहा गया है क्योंकि कुटज कठिनाई के समय काम आया। ठीक है, कालिदास जब रामगिरी पर्वत पर पहुंचे तब उन्होंने इसी कुटज के फूल का अर्घ्य देकर मेघ की अभ्यर्थना की थी। ठीक है, यानी जब कालिदास जी जो है जब रामगिरी पर्वत पर पहुंचे
तो उनको मेघ की जो है कहने की अभ्यर्थना करनी थी, ठीक है, अर्घ्य देना था उनको। तो उनको कोई फूल नहीं मिला, और उस कठिन समय में जो है कुटज उनका जो फूल था वो उनके काम आया, इसलिए यहाँ पे कुटज जो गाड़े का साथी कहा गया, ठीक है। उस समय उन्हें कोई फूल नहीं दिख मिला था, ठीक है, तब कुटज ने उन्हें सहारा दिया, इसलिए कुटज को हम गाड़े के साथी कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पहला पुस्तक। अब आपका जो दूसरा पुस्तक है अंतराल, इसमें से आपका क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उसको समझ। देखो पहला प्रश्न आपका बनता है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। ये सूरदास की झोपड़ी से चैप्टर से आपका लिया गया है। तो देखो भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई, क्या कारण था, वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो भैरव जब सुभागी को मारता था, जब भैरव सुभागी से लड़ाई करता था, मारपीट करता था, तब सुभागी भैरव की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में चली जाती थी। आप सभी को पता है जब जो भैरव है वो सुभागी को मारता था, पीटता था, ठीक है, तो वह सुभागी जो है उसकी मार पीट से बचने के लिए भैरव की जो ये जो सूरदास है उसकी झोपड़ी में चली जाती थी। ये भैरव को अच्छा नहीं लगा, ये जो बात है ये भैरव को अच्छा नहीं लगा, और भैरव के अंदर बदले की भावना जाग उठी। अब भैरव ने सोचा कि मेरी जो पत्नी है सुभागी, ये सूरदास की झोपड़ी में क्यों जा रही है। तब भैरव के अंदर कहने के बदले की भावना जाग उठी, और भैरव ने ये ठान लिया कि वह सूरदास से बदला लेकर जरूर लेगा। इसलिए भैरव ने अपना बदला लेने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। समझ गया। सीधी सी बात है, जो भैरव था और उसकी पत्नी थी, जब भैरव अपनी पत्नी से लड़ाई करता था, मारपीट करता था, तो उनकी पत्नी जो सुभागी वो भैरव से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में चली जाती थी, जो कि भैरव को अच्छा नहीं लगा। इसलिए भैरव ने जो है सूरदास से बदला लेने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी, ठीक है। अब आता हमारा दूसरा प्रश्न, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। आप सभी को पता है जो विश्वनाथ है, जो हमारे लेखक है, उन पर क्या अत्याचार हुआ। तो देखो विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था, ठीक है, अब उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। मतलब विश्वनाथ जो अपनी माता का दूध पीता था, लेकिन उनके छोटे भाई का जन्म हो गया, तो जाहिर सी बात है ज्यादा अधिकार जो है छोटे भाई का हो जाएगा। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया, विश्वनाथ का दूध छूट गया। पहला अत्याचार ये हुआ, मतलब माँ का दूध विश्वनाथ को नहीं मिला, छूट गया। मतलब पीता तो था पहले, लेकिन जब छोटे भाई का जन्म हुआ तो विश्वनाथ का दूध छूट गया, और छोटे भाई का जो हक है वो कहने की ज्यादा हो गया। विश्वनाथ को उनके 3 साल होने तक पड़ोस की कसेरीन दाय ने पाला। विश्वनाथ को उनके 3 साल होने तक पड़ोस की कसेरीन दाय ने पाला। माँ का स्थान दाय ने ले लिया, ये विश्वनाथ पर अत्याचार हुआ। माँ का जो स्थान था ना बच्चों, वो एक दाई ने ले लिया, इसलिए जो है विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। क्या अत्याचार हुआ आप समझ गए। मतलब पहला अत्याचार तो ये हो गया कि जो है विश्वनाथ का छोटा भाई का जन्म हो गया, फिर विश्वनाथ का दूध छूट गया, फिर उसको जो है विश्वनाथ को 3 साल तक जो है उसकी पड़ोस की जो करेसिन दाई थी उन्होंने उसको पाला, ठीक है। तो कहेंगे ये जो अत्याचार है वो विश्वनाथ के ऊपर हो गए। अब तीसरा प्रश्न आता है हमारा इंपॉर्टेंट। देखो लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता। मतलब लेखक जो कहते हैं कि जिसे हम आज के समय में बोलते हैं कि विकास हो रहा है, विकास की सभ्यता, लेकिन वास्तविकता में वो एक उजाड़ की सभ्यता है, ठीक है। अब कैसे वो बताएं, देखो इसका आंसर क्या होगा। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, इस औद्योगिक सभ्यता के कारण ही आज पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जल की कमी हो रही है, नदियों का पानी खराब हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है, यह सब हो रहा है, ठीक है। जिससे समाज की जो सभ्यता उजड़ रही है, मतलब समाज की जो सभ्यता आज से 50 साल पहले थी वो सभ्यता कहने के उजड़ रही है। इसलिए लेखक ने जो है इस सभ्यता को उजाड़ की सभ्यता कहते हैं, इसलिए लेखक ने इसे उजाड़ की अब सभ्यता कहा है। मतलब ये विकास की सभ्यता नहीं है, इस विकास की सभ्यता के नाम पर जो है पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, नदी का पानी खराब हो रहा है, पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, तो कहने की ये उजाड़ की सभ्यता है, विकास की सभ्यता नहीं, उजाड़ की सभ्यता, ये लेखक ने कहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, ठीक है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हैं, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और एग्जाम देने से पहले भी एक बार देख के जाएं ताकि आपको फायदा हो। और वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो है आपके जो दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और जो है वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और प्रश्नों की तैयारी कर सके, ठीक है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ठीक है। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हम आपके लिए बनाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लें, ठीक है। और कमेंट में अपना जो है फीडबैक जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और जो आपका एग्जाम है हिंदी का उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। आप वीडियो को ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से तैयारी करके जाना, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।